हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट एमपीपीएससी जीके की एमसीक्यू सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। और ये फर्स्ट पार्ट की एमसीक्यू सीरीज है और उसका ये 22वां वीडियो है जिसमें कि मैं हर वीडियो में 25 क्वेश्चंस का एनालिसिस लेके आता हूं जो कि फर्स्ट पेपर पर बेस होता है। और ये नया सिलेबस जो एमपीपीएससी 2020 का आया है उसके अकॉर्डिंगली पूरे के पूरे क्वेश्चंस इसमें मैंने सेट किए हैं और पूरा एनालिसिस मैं हर क्वेश्चन का इसमें क्लियर करता हूँ। तो लगातार मेरी इस वीडियो को इन पूरी सीरीज को देखिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि अन्य सभी परीक्षार्थी जो कि एमपीपीएससी 2020 की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी ज़्यादा से ज़्यादा मेरी इस वीडियोस को देख पाएं। और लगातार मेरी इस सीरीज से जुड़े रहने के लिए मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट सब्सक्राइब कर लीजिए, वो भी ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। ध्यान रहे, ऑल का रेडियो बटन क्लिक करने के बाद ही आपको सब्सक्राइब का बटन क्लिक करना है, जिससे कि आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सकेंगे। तो चलिए शुरू करता हूँ ये 22वां वीडियो जिसमें कि अगले 25 क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं। तो वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा। ये आ गया पहला प्रश्न आपके सामने। भूतपूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी का जो जन्म है मध्य प्रदेश के किस स्थान पे हुआ था? इंदौर, जबलपुर, भोपाल या फिर सागर? तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? तो वो है भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न आ गया, निम्न में से किसने मुरैना में गांधी आश्रम की स्थापना की थी? कांताबेन ने, सुब्बाराव ने, डॉक्टर अनवर आलम ने या फिर डॉक्टर के एस गांगुली ने? तो इसमें से सही विकल्प जो है वो है सुब्बाराव। ये इसका सही विकल्प है। सुब्बाराव जी ने मुरैना जिले में गांधी आश्रम की स्थापना की थी। और ये मुरैना जिला जो है ये चंबल संभाग के अंतर्गत आता है। चंबल संभाग में जिसमें कि 3 जिले आते हैं, ठीक है ना, मुरैना, श्योपुर और भिंड। ठीक है। अगला प्रश्न आ गया, एक टेलीविजन में दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार की विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? अवरक्त, परावैंगनी, दृश्य या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें से सही विकल्प जो है वो है अवरक्त। अवरक्त जो चुंबकीय विकिरण होती है उसका उपयोग किया जाता है दूरस्थ नियंत्रण करने के लिए, ठीक है ना। टेलीविजन में जो दूरस्थ का नियंत्रण होता है उसमें जो विद्युत चुंबकीय किरण होती है, विकिरण होती है, वो अवरक्त विकिरण का उपयोग इसमें किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आ गया, दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, लेंस के नभ्यांतर अधिक होता है, निकट की वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे फोकस होता है, या इस दोष को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है? तो सही विकल्प कौन सा है इसका? तो इसका जो सही विकल्प है वो है, जो सही नहीं है वो अपन को उसमें पता करना है। तो जो सही नहीं है वो कौन सा है? वो ये है, ठीक है ना। यानी कि क्वेश्चन का आंसर तो यही है लेकिन ये विकल्प सही नहीं है, तो यही इसका आंसर होगा। बाकी के तीनों जो ऑप्शन दे हैं ऑल दीज आर करेक्ट, ठीक है। अगला प्रश्न आ गया, एक अंतरिक्ष यान जो कि चक्कर लगा रहा है उससे एक सेब को छोड़ा जाता है तो वो क्या करेगा? पृथ्वी की ओर गिरेगा, या फिर कम गति से गतिमान होगा, या फिर अंतरिक्ष यान के साथ उसी गति में गतिमान होगा, या अधिक गति से गतिमान होगा? तो इसमें से सही विकल्प क्या है? तो इसका जो सही विकल्प है वो है सी वाला, ठीक है ना। अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी के साथ में उसका गतिमान होगा, यानी किसी जितने स्पीड से अंतरिक्ष यान की गति होगी उसी गति के साथ में वो सेब भी उसके साथ में आगे बढ़ेगा। तो ये सी विकल्प इसका सही विकल्प है। और इसका जो कारण है वो है अंतरिक्ष में जो ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? जीरो होता है। जब जीरो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है तो अंतरिक्ष में जो भी एक एलिमेंट है, जो भी मूवमेंट करने वाला जो चीज है, वो जिस गति से बढ़ रही है उसी के साथ में, उसी गति के साथ में अगर कोई चीज फेंकी जाती है बाहर तो वो उसी गति में उसके साथ में चलायमान होती है। तो जब ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो होता है तो मूवमेंट भी इक्वल होगा दोनों का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, ब्लूट प्रूफ वस्तुओं के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा
पॉलीमर का उपयोग किया जाता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीएमाइड, पॉलीएथिलीन या फिर पॉलीकार्बोनेट्स। तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? तो बी इसका सही विकल्प है। पॉलीएमाइड का उपयोग किया जाता है किसी भी ब्लूट प्रूफ जो भी वस्तु है उसका निर्माण करने के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है, यानी कि बिल्कुल सही है? सिल्वर आयोडाइड, हॉर्न सिल्वर, सिल्वर क्लोराइड, कृत्रिम वर्षा, जिंक फास्फाइड चूहे का विष या फिर जिंक सल्फाइड फ्लास्फर ऊन। ठीक है ना, फ्लास्फर ऊन ये है इसका। ठीक है ना, जिंक सल्फाइड का जिंक, हाँ ठीक है। तो इसमें से सही विकल्प कौन सा है? तो इसका जो सही विकल्प है वो है जिंक फास्फाइड चूहे का विष। ये बिल्कुल सही विकल्प है। ये चूहे के विष के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। चूहे को मारने की दवा इससे तैयार की जाती है। बाकी सब जो युग्म है वो गलत है। जैसे कि सिल्वर आयोडाइड जो होता है इसका उपयोग होता है कृत्रिम वर्षा के लिए। ठीक है ना, ऊपर नीचे लिखा गया है इसको, इसलिए इसको याद रखिएगा। इसका उपयोग होता है जो आर्टिफिशियल रेन होती है उसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसी तरीके से सिल्वर जो क्लोराइड होता है वो हॉर्न सिल्वर होता है। हॉर्न सिल्वर होता है, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। और साथ में ये है जिंक ऑक्साइड, ना कि सल्फाइड है। ये जिंक ऑक्साइड है, ये जिंक ऑक्साइड। ठीक है ना, ये फ्लास्फर ऊन होता है। ठीक है ना, सल्फाइड नहीं है, ये जिंक ऑक्साइड है ये। तो दिस इज द करेक्ट फैक्ट। ठीक है ना, तो ये इसका सही आंसर था। अगला प्रश्न आ गया, मस्तिष्क या मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आने वाला जो रोग है वो क्या कहलाता है? ल्यूकीमिया, पैरालिसिस, स्क्लेरोसिस या फिर मेनिंजाइटिस। तो इसका जो सही विकल्प है वो है मेनिंजाइटिस, ये रोग कहलाता है। इसको आपको याद करना है। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पे जो चढ़ी झिल्ली है उस पे अगर सूजन आ जाती है तो उसको मेनिंजाइटिस कहा जाता है। अगला प्रश्न आ गया, निम्न में से एक ऐसा पदार्थ जो समुद्र में बहुतायत प्राप्त होता है और एक विशिष्ट कमी वाली व्याधि में दिया जाता है, तो सही विकल्प कौन सा है? लोहा, विटामिन ए, फ्लोराइड या फिर आयोडीन। तो इसका सही विकल्प क्या है? तो इसका जो सही विकल्प है वो है आयोडीन। ये आयोडीन ही है जो कि समुद्र में बहुत ही ज्यादा मात्रा में प्राप्त होता है। और इसको एक विशिष्ट जो भी प्रॉब्लम होती है उसमें आयोडीन की जब कमी होती है, जैसे घेंगा रोग, जो घेंगा रोग होता है जो कि एक प्रकार का एक कहीं पे भी शरीर में कोई एक भाग बाहर निकल आता है और एक थैली की टाइप में खड़ा हो जाता है, तो उसको घेंगा रोग कहते हैं। तो उसकी कमी में आयोडीन की उपयोग की जाती है, तो उससे वो रोग में काफी कुछ सफलता मिलती है और आराम मिलता है। और इसी तरीके से आयोडीन का उपयोग कहीं पे भी कहीं मूंदी चोट आती है, ठीक है, इंटरनल कोई इंजरी होती है तो उसमें बाहर में लगाने से उस रोग के लिए इसका इसी आयोडीन का उपयोग किया जाता है उपचार के लिए। ठीक है, so दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आ गया, उन देशों में जहां लोगों को मुख्य खाद्यान्न होता है वो पॉलिश किया हुआ चावल है, वो लोग पीड़ित होते हैं किस चीज से? चर्मग्राह, बेरी रोग से, स्कर्वी रोग से या फिर ऑस्टोमेलेसिया रोग से। तो इसमें से सही विकल्प कौन सा है? तो सही विकल्प है बेरी। जो बेरी नाम का रोग है उस रोग से ये ग्रसित हो जाते हैं, जिनको कि पॉलिश किया हुआ चावल जिनके मुख्य खाद्यान्न के रूप में उनको उपयोग में लाया जाता है। आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अनअकैडमी आपके लिए लाया है एक फ्री प्लान जिसमें कि आपको एमपी के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का सुनहरा मौका मिलेगा। इसी के साथ में आपको मिलेगा 500 से ज्यादा फ्री लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरिंग के साथ ही साथ में 20,000 से ज्यादा फ्री क्वेश्चंस, फ्री मॉक टेस्ट और उन सभी के एनालिसिस, और साथ में आपको अनअकैडमी देगा और भी बहुत कुछ। फ्री प्लान एक्सेस करने के लिए आज ही डाउनलोड करें अनअकैडमी का ऐप और यूज करें मेरा रेफरल कोड हरदयाल कुशवाहा, जो कि रेड लेटर में कैपिटल लेटर में आपके सामने दिख रहा है। आइए अब जान लेते हैं अनअकैडमी के प्लस बैचेस के बारे में, जो कि आपकी हर जरूरत के लिए परफेक्ट है। जी हाँ,
अनअकैडमी के साथ में आप अपनी प्रिपरेशंस की जरूरत के हिसाब से घर बैठे ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 की सिलेक्शन पक्की कर सकते हैं। ये सारे बैच बहुत जल्दी शुरू हो रहे हैं और अपनी प्रिपरेशन में आप जहां भी हैं वहां से आपको बहुत मदद करने वाले हैं। तो आइए जान लेते हैं इन सभी कोर्सेज के बारे में। जो भी प्रीलिम्स 2020 क्लियर करना चाहते हैं ध्यान से सुने। आपकी तैयारी के लिए आ गया है अल्टीमेट 60 डेज क्रैश कोर्स विद एमसीक्यू प्रैक्टिस, लाइव थ्योरी लाइव रिवीजन दिन में और सब्जेक्ट वाइज लाइव एमसीक्यू प्रैक्टिस जो कि रात में होगी। मध्य प्रदेश के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा लाइव कोर्स का जो पीडीएफ नोट्स हैं वो भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। साथ ही साथ में 20 से ज्यादा प्रीलिम्स की मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस होगी और 20,000 से ज्यादा क्वेश्चंस बैंक की डेली प्रैक्टिस आप कर सकेंगे। यह बैच स्टार्ट हो रहा है 2 फरवरी से, तो आज ही जाकर एनरोल करें और अपनी तैयारी को और भी पक्की करें। क्या आप मध्य प्रदेश एसआई एग्जाम्स क्रैक करना चाहते हैं तो अभी ज्वाइन कीजिए लक्ष्य एमपी सब इंस्पेक्टर 3 मंथ फाउंडेशन कोर्स जो कि स्टार्ट हो रहा है 2 फरवरी से। इसमें आपको मध्य प्रदेश की टॉप फैकल्टी से पढ़ने का पूरा मौका मिलेगा। साथ ही साथ आपको मिलेंगे लाइव क्लासेस, पीडीएफ नोट्स और वीकली मेगा क्विज। तो बिल्कुल भी देरी ना करें, ज्वाइन करें इस कोर्स को। इस कोर्स का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। क्या आप एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 की तैयारी शुरू कर रहे हैं और तो अभी आप ज्वाइन कीजिए 10 मंथ का मेगा फाउंडेशन बैच जो कि स्टार्ट हो रहा है 2 फरवरी से। इसमें आपको मध्य प्रदेश की टॉप फैकल्टी से पढ़ने का पूरा मौका मिलेगा। साथ ही साथ आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस, पीडीएफ नोट्स और वीकली मेगा क्विजेस। इस कोर्स का लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आज ही अपने सपने को साकार करें अनअकैडमी के साथ में। क्या आपका थ्योरी का रिवीजन हो गया है और आपको सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू रिवीजन चाहिए तो आपके लिए अनअकैडमी लेके आया है 60 डेज रिवीजन वेज कोर्स थ्रू सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू सीरीज। इसमें सब्जेक्ट वाइज आपको एमसीक्यू रिवीजन होगा और साथ ही साथ में क्लास के बाद में इसके नोट्स भी मिलेंगे और ये स्टार्ट हो चुका है 14 जनवरी से। तो बिल्कुल भी देरी ना करें, ज्वाइन करें इस कोर्स को। इसका भी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। क्या आप ऑलरेडी रिवीजन कर रहे हैं तो ज्वाइन कीजिए रिवीजन कोर्स को। संपूर्ण ज्ञान में आपको रिवीजन सेशंस मिलेंगे, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं विथ डाउट क्लियरिंग के साथ में। और संकल्प बैच में आपको मिलेगा डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग आपके रिवीजन को बूस्ट करने के लिए। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आज ही इन बैच को ज्वाइन करें। दोनों बैच में 2 जो सब्सक्रिप्शन है वो आप एक ही वैल्यू में पा सकते हैं। जिन लोगों ने एमपीपीएससी प्रीलिम्स क्लियर कर लिया है उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस। अब अपने मेंस की तैयारी में बिल्कुल भी चूक ना करें। आप लोगों के लिए अनअकैडमी लेके आया है स्वप्न पूर्ति बैच जिसमें कि आपको 35 दिन में एमपीपीएससी मेंस की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी विद डेडिकेटेड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के साथ में। ये बैच स्टार्ट हो रहा है 1 फरवरी से। इसमें कि आपको मध्य प्रदेश की टॉप फैकल्टी के साथ में पढ़ने का मौका मिलेगा, लाइव क्लासेस मिलेंगी, पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, साथ ही साथ में आपको वीकली मेगा क्विज भी कंडक्ट कराई जाएंगी। तो आज ही अपनी सफलता की सीढ़ी को एक और कदम आगे बढ़ाएं अनअकैडमी के साथ में। आइए अब जान लेते हैं अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शंस कैसे लेना है। बस आपको प्ले स्टोर पर जाना है और अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और इसमें अपना गोल एमपीपीएससी व्यापम सेलेक्ट करना है और प्ले प्लस कोर्सेज में जाकर अपने मनचाहे बैचेज और कोर्स को एनरोल करके गेट सब्सक्रिप्शन का जो बटन है उसको क्लिक करना है। इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट पाने के लिए फीस में आपको मेरा रेफरल कोड जो कि रेड कैपिटल लेटर में हरदयाल कुशवाहा लिखा है उसको एंटर करना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे यू विल गेट 10% डिस्काउंट इन द फीस। तो देर किस बात की है दोस्तों, आज ही अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए और एमपीपीएससी और व्यापम क्रैक करने के लिए तैयार हो जाइए। लेट्स क्रैक इट। अगला प्रश्न आ गया आपके सामने। महाभारत से लेखक पतंजलि किसके समकालीन थे? समसामयिक लिखा हुआ है ना, तो समकालीन थे। किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के, अशोक के, पुष्यमित्र शुंग के या फिर चंद्रगुप्त प्रथम के समकालीन थे? तो इसका जो सही विकल्प है वो क्या है? तो सही विकल्प है पुष्यमित्र शुंग। जो महाभारत से जो एक किताब है या फिर एक ग्रंथ है, इसकी जो लेखक थे वो पतंजलि थे और ये पुष्यमित्र शुंग जो शुंग वंश के संस्थापक थे, पुष्यमित्र शुंग, जिन्होंने कि मौर्य साम्राज्य का जो आखिरी राजा था बृहद्रथ, उसकी हत्या की थी। कब की थी? 185 बीसीई में, ठीक है ना।
185 बीसी में इसकी हत्या करने के बाद में शुंग वंश की स्थापना की थी पुष्यमित्र शुंग। उन्हीं के समकालीन रहे ये पतंजलि, ठीक है। और उन्होंने ये महाभाष्य एक ग्रंथ की रचना की थी। और इनका जो शासन था शुंग वंश का, अगर शुंग वंश की बात करें तो शुंग जो वंश है, ठीक है ना, इन्होंने कुल 112 वर्षों तक, ठीक है ना, वर्षों तक शासन चलाया, राज्य किया। तो उसमें पुष्यमित्र शुंग जो कि 185, ठीक है ना, ये क्लियर रहना चाहिए आपको, 185 ईसा पूर्व, ठीक है ना, 181 बीसी में इन्होंने पुष्यमित्र मतलब शुंग वंश की स्थापना की थी। और ये 151 बीसी तक ही इन्होंने ये जीवित रहे। 151 बीसी में इनकी मृत्यु हो गई थी। देन उसके बाद में अग्निमित्र, इसका जो बेटा था अग्निमित्र, ठीक है ना, अग्निमित्र शुंग, ठीक है ना, अग्निमित्र जो शुंग था उसने वो गद्दी पर बैठा था, ठीक है ना। तो इसी के इन्हीं के नाम पर महाकवि कालिदास जी ने, ठीक है ना, शुंग वंश के जो अग्निमित्र था, अग्निमित्र और उनकी जो प्रेमिका थी मालविका, तो मालविका अग्निमित्रम की जो नाटक है, जो महाकाव्य है, उसकी रचना भी महाकवि कालिदास ने इन्हीं के वंश पर की है। ये भी आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया आपके सामने। महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा में अलंकृत करते थे, किसकी सभा को अलंकृत करते थे? अमोघ वर्ष, कुमारपाल, जयसिंह सिद्धराज या फिर विद्याधर? तो इसका जो सही विकल्प है वो क्या है? इसका सही विकल्प है जयसिंह विद्याराज, ठीक है ना। इनकी सभा में ये महान जो जैन धर्मी थे वो यहाँ पर अलंकृत थे और यहाँ पर वो सभा में बैठते थे, ठीक है ना। वैसे तो अगर देखा जाए तो ये कुमारपाल की सभा में भी इन्होंने ये बैठते थे, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रसिद्धि मिली, ठीक है ना, जिसके बाद नाम से जाना जाता है, तो वो जाना जाता है जय सिंह सिद्धराज के नाम पर, ठीक है ना। इन्हीं की काल में इनको प्रसिद्धि मिली थी, तो इस कारण से सबसे ज्यादा इन्हीं का नाम लिया जाता है, ठीक है ना। और जो कुमारपाल का जो समय था, जो कार्यकाल था, वो 1143 से लेके, ठीक है ना, 1173 ईस्वी तक का था, ठीक है। ये क्लियर होना चाहिए आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, गंगा घाटी में धान की खेती के जो प्राचीनतम प्रमाण हैं वो कहाँ पर मिलते हैं? लहुरा देव, सुनेवार, सोनगोरा या फिर कोसाम्बी? तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? तो इसका सही विकल्प है लहुरा देव। लहुरा देव जो कि कहाँ पर है? यूपी में है। यूपी के कहाँ पर? कबीर, जो कि एक गांव है, ठीक है ना, कबीर गांव, कबीर नगर के नाम से एक क्षेत्र है, ठीक है ना, उसका ही एक गांव है लहुरा देव ग्राम, ठीक है ना। इस गांव में ही प्राचीनतम धान की खेती के प्रमाण मिले हैं, जो कि लगभग 7000 ईसा पूर्व की है, ठीक है ना। 7000 वर्ष के ईसा पूर्व के आसपास के यहाँ पर प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आ गया, प्राचीन श्रावस्ती का जो नगर विन्यास किस आकृति का है? जो सबसे पहले की जो ये एक बस्ती मिली थी प्राचीन श्रावस्ती, ठीक है ना, उसके नगर की आकृति कैसी है? वृत्ताकार, अर्धचंद्राकार, त्रिभुजाकार या फिर आयताकार? तो इसका जो सही विकल्प है वो क्या है? तो इसका सही विकल्प है अर्धचंद्राकार, ठीक है ना। जो प्राचीनतम उत्खनन के दौरान जो प्राचीन श्रावस्ती नगरी जो मिली है, ठीक है ना, उसका जो नगर का विन्यास यानी कि नगर जिस तरीके से बसाया गया था, तो उसका जो आकार है वो अर्ध चंद्राकार का था, ठीक है ना। उत्खनन के दौरान ये पूरी की पूरी जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। अगला प्रश्न आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है यानी कि सही नहीं है? आ अजमेर, बीच में डैश दिया हुआ है, कुतुब उल इस्लाम, बा जौनपुर अटाला मस्जिद, सा यानी कि सी मालवा जहाज महल या फिर डी गुलबर्गा जामा मस्जिद? तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? तो इसका सही विकल्प यानी कि जो सुमेलित नहीं है वो है अजमेर कुतुब उल इस्लाम, ठीक है ना। ये सही सुमेलित नहीं है। ये एक मस्जिद है कुतुब उल इस्लाम और इसका निर्माण अजमेर में नहीं दिल्ली में किया गया था। और किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण करवाया था। और ये कब करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण?
ये करवाया था 1192 में, जब मोहम्मद गौरी के साथ में इसने दिल्ली में पृथ्वीराज चौहान के साथ में विजय हासिल की थी। पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने हराया था। तब कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम के रूप में आया था। देन उसके बाद में इसने वहां पर दिल्ली में, ठीक है ना, एक दिल्ली की विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया था। ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ना कि ये अजमेर का है। बाकी के तीनों ऑप्शंस बिल्कुल सही हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया, निम्नांकित मराठा देवियों में जिसने 1700 ईस्वी में मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष और नेतृत्व किया वो कौन थी? अहिल्याबाई, मुक्ताबाई, ताराबाई या फिर रुक्मणी बाई? तो इसका जो सही विकल्प है वो है ताराबाई। ताराबाई ने ही 1700 ईस्वी में, ठीक है ना, जब इनके पति, ठीक है ना, इनके जो पति थे, ठीक है ना, कौन थे इनके पति? राजा राज, ठीक है ना, जो कि शिवाजी के दूसरे पुत्र थे। छत्रपति शिवाजी के द्वितीय पुत्र थे, इनका नाम था राजा राज, ठीक है ना। उनकी मृत्यु के पश्चात, ठीक है ना, ताराबाई ने अपने 4 वर्ष के पुत्र, ठीक है ना, 4 वर्ष के पुत्र का अभिषेक किया और उसका नाम रखा था शिवाजी। तो वो शिवाजी द्वितीय के नाम से पॉपुलर हुआ। शिवाजी द्वितीय के नाम से वो पॉपुलर हुआ और 4 वर्ष में उसका राज्याभिषेक करने के बाद में, ठीक है ना, उन्होंने वहां का पूरा कार्यभार संभाला और शासन के दौरान में 1700 में, ठीक है ना, मुगल के विरुद्ध संघर्ष भी किया था 1700 ईस्वी में। ठीक है, ये क्लियर है आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? किस जगह हुई थी? कानपुर में हुई थी, दिल्ली में हुई थी, इलाहाबाद में हुई थी या फिर लाहौर में? कहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी? तो ये स्थापना हुई थी दिल्ली में, ठीक है ना, दिल्ली में इसकी स्थापना की गई थी। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के जो सदस्य थे वो कौन कौन थे? ठीक है ना, इसकी स्थापना किसने की थी? ये क्रांतिकारी नेता थे चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, ठीक है ना, और उन जैसे कई लोगों ने, ठीक है ना, मिलकर एक स्वतंत्र संगठन की स्थापना की थी। और 1928 में ये दिल्ली का जो फिरोज शाह कोटला का मैदान था, अभी तो वहां पर एक स्टेडियम बना है, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम जो बना हुआ है, उसी क्षेत्र में वहीं पर, ठीक है ना, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की उन्होंने स्थापना की थी। अच्छा, इससे पहले इन्होंने, इसका नाम था वो दूसरा था, और वो 1924 में, 1924 में, ये ध्यान रहे 1924 में, ठीक है ना, इसका नाम दूसरा था। और इसकी स्थापना कहां पर, इसको स्थापित किया था कानपुर में, ठीक है ना, कानपुर से इसकी शुरुआत हुई थी और इसका नाम वहां पे रखा था क्या? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, ठीक है ना, उसका नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, उसमें सोशलिस्ट नाम नहीं था 1924 में, जब कानपुर से इसकी शुरुआत हुई थी। उसके बाद में 1928 में इसका नाम बदलकर, जो कि दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में था, ठीक है ना, उसका नाम में बीच में सोशलिस्ट जोड़ दिया, यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन नाम रख दिया गया था। ठीक है, तो ये फैक्ट पूरी क्लियर होना चाहिए आपको। अगला प्रश्न आ गया, वर्ष 1932 में पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? भारतीय महिला, भारतीय मजदूर वर्ग, भारतीय कृषक वर्ग या फिर भारतीय दलित वर्ग? तो इसका जो सीधा संबंध था वो भारतीय दलित वर्ग से था। ये कब हुआ था? ये हुआ था जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन खत्म हुआ था, ठीक है ना, उसमें ज्यादा सफलता नहीं मिली थी। उसके बाद में ये पूरा का पूरा उसमें एक सांप्रदायिक तरीके से, जिस तरीके से जनमत किया गया था, और यहाँ पर जो एक निर्णय लिया गया था कि इसमें जो संख्यक जो समुदाय है, ठीक है ना, उनका जो निर्वाचन मंडल था उसको पृथक कर दिया गया था, यानी कि उनको बांट दिया गया था। और उसको किस तरीके से बांटा गया था? इसमें मुस्लिम, सिख, ईसाई और दलित वर्ग, इनको अलग अलग वर्गों में बांटकर किसने बांटा था? ये बांटा था मैकडोनाल्ड ने, ठीक है ना, जिसका पूरा नाम था रेमजे मैकडोनाल्ड। ये बिल्कुल याद होना चाहिए, किसने बांटा था? ये बांटा था रेमजे मैकडोनाल्ड, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जो हिस्ट्री हुई थी, ठीक है ना। मैकजे मैकडोनाल्ड ने इसको सन 1932 में, अगस्त 1932 में इसको डिवाइड कर दिया था और अलग तरीके से निर्वाचन का एक विकल्प दिया था, और इसका पूरा विरोध हुआ था। महात्मा गांधी जी ने इसका विरोध किया था कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए।
और 20 सितंबर 1932 को, ठीक है ना, इसके विरोध में अनशन पर आमरण अनशन भी प्रारंभ कर दिया था, ठीक है ना। और इसमें साथ दिया था मदन मोहन मालवीय, राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास टंडन और सी राजगोपालाचारी जी, ठीक है ना। तो इन्हीं के फलस्वरूप, ठीक है ना, इन्हीं के फलस्वरूप, ठीक है, अंबेडकर, इसमें अंबेडकर जी भी शामिल थे और अंबेडकर जी के साथ में ये पूना समझौता हुआ था। और इस समझौते में, ठीक है ना, ये समझौता पूरा भारतीय दलित वर्गों पर आधारित था, ठीक है। और उसमें ये तय हुआ था कि दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन जो मंडल बनाया गया है उसको समाप्त कर दिया जाए, तो वो समाप्त कर दिया गया था, ठीक है ना। और केंद्रीय विधानमंडल में दलितों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या में वृद्धि कर दी गई थी। और वृद्धि की गई थी कितनी, 18% की उसमें वृद्धि भी हो गई थी। और साथ ही साथ में जो प्रांतीय विधानमंडल थे, हर क्षेत्र के अलग अलग विधानमंडल थे, वहां पे दलित वर्गों के लिए सीटों को बढ़ा दिया गया था, जो कि पहले 71 था, बाद में इसको 148 कर दिया गया था। तो ये फिगर आपको याद रखने हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, यहाँ यानी कि भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी ही चले जाना चाहिए, जल्दी यहाँ से चले जाना चाहिए, ये किसने कहा था? सर स्टैमफोर्ड क्रिप्स ने, लॉर्ड पैथिंग लॉरेंस ने, लॉर्ड बेवेल ने, या फिर एवी अलेक्जेंडर ने? तो इसका जो सही विकल्प है वो क्या है? तो इसका जो सही विकल्प है वो है लॉर्ड वेवेल। लॉर्ड वेवेल ने ही ये कथन कहा था कि यहाँ पर एक क्रांति होने जा रही है और हमें यहाँ से जल्दी ही चले जाना चाहिए। और इनका जो कार्यकाल था वो किस समय था? 1944 से लेके 1947 के बीच में ये यहाँ के गवर्नर जनरल रहे थे, ठीक है। और इन्हीं के समय में, ठीक है ना, 1945 में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ आपको, 1945 में जो शिमला समझौता हुआ था, ठीक है ना, शिमला समझौता वो इन्हीं के समय में हुआ था, शिमला समझौता। और कैबिनेट मिशन 1946 में, जो कैबिनेट मिशन है जिसमें जो संविधान सभा के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है ना, संविधान सभा जो लिखी गई थी, ठीक है ना, उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो कैबिनेट मिशन भी इन्हीं के लॉर्ड बेवेल के कार्यकाल में आया था, ठीक है। और इन्हीं के समय में स्वतंत्रता की घोषणा की थी। उस समय की जो तत्कालीन प्रधानमंत्री रहे, कौन? क्लेमेंट एटली, ठीक है ना, ब्रिटिश जो प्रधानमंत्री थे क्लेमेंट एटली, उन्होंने भारत को जून 1948 से पहले पहले आजाद करने की घोषणा कर दी थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्लियर हो गया आपको? अगला प्रश्न आ गया, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन, जिसको बोलते हैं नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, का गठन किया गया था। इस गठन के उत्तरदायी कारण क्या था? ए मतलब बंगाल क्षेत्र में विभिन्न सामाजिक सुधार समूह और संगठन में एक मंच पर एकत्रित होकर व्यापक हित में मांग पत्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना चाहते थे, या फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग संगठन बनाने का सुझाव दिया था, ठीक है ना। या फिर बहरामजी मालाबारी और एमजी राणा जी ने निश्चित किया कि देश में समस्त सामाजिक सुधार समूह को एक संगठन के अंतर्गत लाया जाए, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? तो इसका जो सही विकल्प है वो बी है, ठीक है ना, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, ठीक है ना, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने एक अलग संगठन बनाने का सुझाव दिया था, ठीक है ना। और इस सामाजिक सम्मेलन में, ठीक है ना, जो कि एक अलग से ही गठन हुआ था, ठीक है ना, सामाजिक सम्मेलन का, ये गठन कब हुआ था? ये गठन हुआ था 1887 में, ठीक है, जिसका नाम था राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन। इसको इंग्लिश में कहा गया था नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस। इसका गठन 1887 में किया गया था और इसमें प्रारंभ में कांग्रेस सामाजिक मुद्दों को प्रत्यक्ष रूप से उसमें हस्तक्षेप के पक्ष में नहीं थी, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट फैक्ट। अगला प्रश्न आ गया, निम्न में से कौन सा एक स्थान सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है?
बीकानेर, लेह, जोधपुर या फिर जैसलमेर। तो कहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है ये क्लियर करना है। तो इसमें से सही जो विकल्प है वो है लेह। जो लेह क्षेत्र है वहां पर सबसे कम वर्षा होती है। यहाँ पर अगर वर्षा का कैलकुलेशन दिया जाए तो यहाँ पे 9.2 सेंटीमीटर ही यहाँ पर बारिश होती है। और अगर राजस्थान में लिखा जाए तो राजस्थान में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है वो है जैसलमेर, यहाँ पे की 10 सेंटीमीटर बारिश होती है। देन उसके बाद में अगला राजस्थान का जो क्षेत्र है वो है बीकानेर, यहाँ पे की 24.30 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जाती है। तो सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा कहलाया? वो कहलाया लेह। ठीक है, चलिए लेह लद्दाख। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, भारत पाक बगलिहार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किसी एक पर स्थित है। तो कौन सी नदी है जिसपे कि ये परियोजना स्थित है? सतलुज नदी, झेलम नदी, ब्यास या फिर चेनाब। इसका जो सही विकल्प है वो है चेनाब नदी। चेनाब नदी पे है ये परियोजना, जो कि जम्मू कश्मीर के डोडा राज, ठीक है ना, ये जम्मू कश्मीर में है जैसे कि आपको पता है। उसका जो डोडा जिला है, डोडा जिले में ये परियोजना स्थित है चेनाब नदी पर। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया 23वां, भारत की निम्नलिखित जनजातियों में कौन सा बहुपतित्व की प्रथा मानती है? कौन सी जो जाति है जो बहुपतित्व की प्रथा मानती है, यानी कि बहुत सारे पतियों की प्रथा ये मानी जाती है? गोंड, नागा, जौनसारी या टोडा। तो इसका जो सही विकल्प है कौन सा है? पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, तीसरा चौथा या फिर पहला और चौथा। तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? तो इसका जो सही विकल्प है वो है दूसरा और तीसरा और चौथा। तीसरा यानी कि जौनसारी और टोडा, ये जो जनजातियां हैं, यानी कि तीसरा वाला, ये इसका सही उत्तर है। यही जनजातियां हैं जो बहुपतित्व की प्रथा को मानते हैं। अच्छा, इसके अलावा और भी जनजातियां हैं जो कि बहुपतित्व की जो प्रथा है उसको मानती हैं। और वो कौन कौन सी जनजाति हैं? एक तो है खस, खस जनजाति। मैं यहाँ लिख रहा हूँ पूरा, इसको आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। टोडा तो यहाँ पे हो गई और जौनसारी हो गई, ठीक है ना। खस है, खस के बाद में है कोटा, ठीक है ना। और तीसरी जनजाति है बोटा, ठीक है ना। इनको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तीसरी जनजाति है बोटा जनजाति, चौथी जनजाति है नायर, ठीक है ना। पांचवी जनजाति जो है वो है इरावा, इरावा जनजाति। और छठवीं जनजाति है तियान। तो ये सभी जनजाति जो है बहुपतित्व की प्रथा यहाँ पर प्रचलित है। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया, भारत की सबसे बड़ी जनसंख्या जनजाति है कौन सी? भील, गोंड, संथाल या फिर थारू। तो इसका जो सही विकल्प है कौन सी है? जनसंख्या के मामले में देखा जाए तो सबसे बड़ी जनजाति जो है वो है गोंड जनजाति। भारत में जनसंख्या की दृष्टि से अगर सबसे अधिक कोई जनजाति पाई जाती है तो वो गोंड जनजाति पाई जाती है। और इसके जो राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? देखिए, मध्य प्रदेश तो है ही है, साथ में छत्तीसगढ़, क्योंकि ये दोनों क्षेत्र में ही सबसे ज्यादा गोंड जनजाति का व्यापता है। ठीक है, साथ में गुजरात, ठीक है ना, गुजरात, यानी कि ये तीनों राज्यों में गोंड जनजाति बहुतायत मात्रा में पाई जाती है। और जो गोंड शब्द का जो एक व्यापक मायने निकलता है वो निकलता है पर्वतवासी, ठीक है ना। पर्वतवासी के नाम से या पर्वत निवासी के नाम से इसका अर्थ होता है। और गोंड शब्द जो है ये एक तमिल शब्द है, ठीक है ना, तमिल भाषा का एक शब्द है और इसका अर्थ पर्वत निवासी होता है, ठीक है। और मुख्यतः ये गोंड जनजाति है सतपुड़ा पर्वतमाला की जो क्षेत्र है, सतपुड़ा की जो श्रेणी है वहां पर सबसे ज्यादा पाई जाती है, ठीक है ना। और वहां से लेके जो गोदावरी का क्षेत्र है, ठीक है ना, गोदावरी का क्षेत्र नीचे तक महाराष्ट्र में, वहां तक ये पूरी की पूरा क्षेत्र में ये आबादी व्याप्त है। और सबसे ज्यादा इस आबादी को जो प्रसिद्धि मिली वो मध्य युग में हुई, ठीक है ना। मिडिवल हिस्ट्री जो हुई मध्य युग में इसको सबसे ज्यादा प्रसिद्धि मिली। और उसी समय जो गोंडवाना, गोंडवाना जो राज्य था, गोंडवाना राज्य, ठीक है ना, वो उसी समय का था। ये क्लियर हो गया? चलिए, और वो कहाँ था? ये था पूरा का पूरा गोंडवाना राज्य अपना
बघेलखंड का जो क्षेत्र था, सतपुड़ा का जो क्षेत्र था, वहां पे गोंडवाना राज्य गोंड प्रजाति का था, जो कि उस समय फला फूला था। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया और इस वीडियो का ये आखिरी प्रश्न है। निम्नलिखित नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र, यानी कि सबसे ज्यादा जो जल ग्रहण का क्षेत्र है, पूरा का पूरा भराव का क्षेत्र है, वो किस नदी का है? नर्मदा नदी का, महानदी का, गोदावरी का या फिर कृष्णा नदी का? तो इसमें से सही विकल्प कौन सा है? तो इसका सही विकल्प है गोदावरी। गोदावरी का ही जो जल भराव का क्षेत्र है वो सबसे अधिक है। अगर इसको वर्ग किलोमीटर में देखा जाए तो गोदावरी का जो क्षेत्र है वो 3,12,813 वर्ग किलोमीटर में ये पूरा का पूरा क्षेत्र है। देन उसके बाद में जो सेकंड नंबर पे आती है वो आती है कृष्णा नदी। ठीक है ना, जो कृष्णा नदी है ये भी साउथ की नदी है, जो कि बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है, जिस तरीके से गोदावरी गिरती है। तो इसका जो क्षेत्र है इन तीनों विकल्पों, इन चारों विकल्पों में अगर देखा जाए तो कृष्णा नदी सेकंड नंबर पर आती है, जिसका 2,58,948 वर्ग किलोमीटर का एरिया कवर करती है। फिर उसके बाद में तीसरे नंबर पे आती है महानदी, जो कि 1,41,589 वर्ग किलोमीटर का एरिया कवर करती है। फिर चौथे नंबर पे आती है नर्मदा नदी, जो कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, जो कि 98,796 वर्ग किलोमीटर का एरिया कवर करती है। ठीक है, तो ये पूरे के पूरे इसके वर्ग क्षेत्र हो गया, जिसमें कि इसका जल भराव का ये पूरा का पूरा क्षेत्र है। ठीक है, इसको आपको रट लेना है, याद कर लेना है, क्योंकि यही क्वेश्चंस कभी कभार पूछ लिए जाते हैं। तो इसी के साथ में ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। ये 25 क्वेश्चन यहीं समाप्त हो गए। कैसा लगा आपको ये वीडियो, ये क्वेश्चंस कैसे लगे, कमेंट करके मेरे को जरूर बताएं। साथ ही साथ में मैंने जो एनालिसिस दिया उसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो भी जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें अधिक से अधिक, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा जो एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं परीक्षार्थी, वो सब ज्यादा से ज्यादा मेरी सीरीज से जुड़ पाए। और साथ में मेरी सीरीज से जुड़े रहने के लिए मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। ध्यान रहे, ऑल का जो रेडियो बटन है वो सिलेक्ट करने के बाद ही आपको सब्सक्राइब का जो बटन है वो क्लिक करना है। देन यू विल गेट ऑल वीडियोस नोटिफिकेशंस। तो इसी के साथ में मैं अपना ये वीडियो यहीं खत्म करता हूँ। अगला 25 का जो वीडियो है आपको कल फिर मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।